is To the Cuckoo. To the Cuckoo, written by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ से आपको कुछ बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें याद रखनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बिकॉज ये एग्जाम में मैं आपको पूछूंगा। लुक, सो द title of the poem is To the Cuckoo, and the poet that we have here is William Wordsworth. William Wordsworth, or Wordsworth William. Wordsworth William, who was born in 1770 and died in 1850. So repeating the same thing again, that he was born in 1770 and died in 1850. So here is the picture of this person that we are going to take into consideration. The point here is repeating same thing, William Wordsworth or Wordsworth Williams. Actually, it is William Wordsworth. So he was born in 1770 and died in 1850. And what is his contribution? What is his contribution? He is a poet first. He is a poet. He is a poet plus critique. He is a poet plus critique. Poet cum critique. सो यू नो डैट पोइट्री भी उसने लिखी है एंड एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म भी उसने लिखी है। क्रिटिसिज्म एक अलग ब्रांच है जो आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका कंट्रीब्यूशन जो है, ही वाज ए क्रिटिक एज वेल एज पोइट, एंड थ्रू आउट द ग्लोब हाउ ही इज़ नोन थ्रू आउट द ग्लोब बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री। ही इज़ नोन थ्रू आउट द ग्लोब बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री। और हम इसको बोलते हैं हम इसको बोल सकते हैं कि डैड वो इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पोइट गुजरा है। यू नो डैड इसकी बर्थ जब हुई थी, इट वाज 7th April 1770, and where he was born in Cockermouth. It is a place in Burr, it is a place in England. Then it is about his education, where he was educated. It is not important, but what is so important about his poetry is that how he composed his poetry, and what are the special features that are present in his poetry. So I'm going to write those features on the screen. Now look, first point is, keep one thing in your mind, that these points are very important for your exams. They are important because they will add up your knowledge. The first point that we have here is, he is known as father of romanticism. He is known as father of romanticism. He is known as father of romanticism. So keeping this point in your mind first, that he is known as father of romanticism. नाउ अब आपको जो ये रोमांटिसिज्म है ना, ये आपको एक चैप्टर 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ना है। रोमांटिसिज्म आपको 10th की हिस्ट्री में एक चैप्टर भी है। एक्चुअली रोमांटिसिज्म एक इरा आया, इट वाज एन इरा, इट वाज ए पीरियड इन वर्ड, इट वाज अ पीरियड इन इंग्लैंड। और इस पीरियड को किसने लाया? इस पीरियड को एक्चुअली किसने लाया, सॉरी, इस पीरियड को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाया। कैसे लाया? इट इज बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ हिज लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोइटिक कलेक्शन लिखा जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, जो कब पब्लिश हुआ? राइट डाउन दैट डेट। द डेट वाज 17 1798। 1798 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोइटिक कलेक्शन पब्लिश किया जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स। और जो ये लिरिकल बैलेड्स था, लिरिकल बैलेड्स थे, ये जो पोइटिक कलेक्शन था, इसी वजह से रोमांटिसिज्म जो था इसकी बिगिनिंग हुई। अब याद रखिए, ये जो पीरियड स्टार्ट हुआ, इट वाज फ्रॉम 1798 बिकॉज ऑफ इस पोइटिक कलेक्शन कॉल्ड एज लिरिकल बैलेड्स। तो इसी में एक पोइम जो है
इसी में एक पोइम जो है डैट इज टू द कुकू। देखिए अब, तो 1798 में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ, और रोमांटिसिज्म में पोइट्री में कौन कौन से थीम्स थे? अगर आप रोमांटिक पोइट्री लोगे तो रोमांटिक पोइट्री में कौन कौन से थीम्स होते हैं जो पोइट्स अपनी पोइट्री में प्रेजेंट करते हैं? सो याद रखिए, जो रोमांटिक रोमांटिक इरा है उसमें जो थीम्स है, all the themes are related to love. All the themes are related to love. You will find one thing in romantic poetry, that love, emotions, sentiments are dominating the poetry. यहाँ तक सभी को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ अभी? Are you grabbing what I am saying? Are you grabbing? Do text, please. Inisha Qadri, do text. Okay, look here. Thanks. So I'm getting. So love dominates romantic poetry. It is love to nature, love to nature, or love to an imaginative beloved or real beloved. So real beloved or imaginative beloved. So it is love to beloved, or love to nature that dominates romantic poetry. You know that romantic poetry is all about nature, all about beauty, all about emotions, all about feelings related to an imaginative beloved or real beloved. So feelings dominate romantic poetry. And you know that कभी कभी पोइट जो लिखता है वो अपनी फीलिंग्स को किन के लिए एक्सप्रेस करता है, वो अपनी फीलिंग्स को नेचर के लिए एक्सप्रेस करता है। या कभी कभी पोइट जो है वो अपनी फीलिंग्स को किन के लिए एक्सप्रेस करता है, ब्लड के लिए एक्सप्रेस करता है। नाउ एज फॉर एज विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड, he is known as priest of nature. He is known as priest of nature because his poetry dominated his poetry is dominated by themes that are related to nature. So that is why he is known as priest of nature. Priest of nature stands for he calls nature as God, he calls nature as nurture, and he believes that nature is God and God is nature. याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट, आपको एक क्वेश्चन पोज करता हूँ। जो बंदा बिलीव करेगा कि दैट नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? उसका एक नाम है। जैसे एथीस्ट कहते हैं, जो गॉड को नहीं मानता हो। और ऐसे बंदे को क्या कहेंगे? जो नेचर को गॉड मानता हो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। यही पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि डैट ही बिलीव्स दैट नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर। दैट इज वाई ही इज नोन एज प्रीस्ट ऑफ नेचर। He praises nature. He believes that nature is, yeah, naturalist. No, a person, it is something different. Naturalist is something different. A person who believes that nature is God has one more term, और आप वो टर्म खुद कल मुझे बोलोगे। सो देखिए, इसीलिए जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री देखोगे तो उसकी पोइट्री में भी जो थीम है वो थीम वही है कि डैट वो नेचर को पोर्ट्रे करेगा, नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, नेचर को बोलेगा मदर, नेचर को बोलेगा नर्चर। इवन वो अपनी सिस्टर जिसका नाम डॉर्थी होता है, डॉर्थी को भी बार बार यही एडवाइस करता है, कम इन द लैप्स ऑफ नेचर, बिकॉज नेचर इज ए नर्चर, nature is a mother, nature is everything. And if you want to be morally up, if you want to be morally uplifted, enlightened, so at that time you have to, you have to be in the laps of nature. आपको नेचर के लैप्स में बैठना ही बैठना पड़ेगा। और ये पोइम जो है ना, इट इज़ अगेन एन नेचर, इट इज़ अगेन एन, इन अदर वर्ड्स नेचुरल पोइम। इस पोइम में भी वर्ड्सवर्थ जो है एज यूजुअल
ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है और नेचर में किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी स्पेशल बर्ड ऑफ नेचर whom we can call as cuckoo bird. It's an ordinary poem, but the thing is that the way he presents is something different. So कुकू बर्ड याद रखिए, अभी मैंने यही बोला आपको कि डैट अगर आपको डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली आपने बोला, लेकिन बाकी भी ट्राई आउट करेंगे। लुक, सो अगर आपने अगर ने जो मैंने पहले ही बोला कि डैट नेचर इज़ नर्चर, नेचर इज़ एवरीथिंग, सो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट वो प्रेजेंट करेगा। और इवन कुकू इज़ एन ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बर्ड फॉर अस, बट व्हेन वी विल गो थ्रू द पोम यू विल अंडरस्टैंड दैट फॉर वर्ड्सवर्थ cuckoo is not an ordinary bird. Cuckoo is an extraordinary bird. So that is how he is going to present the poem. और इसी बर्ड को वो ही विल मूव फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही विल मूव फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड टू मेटाफिजिकल वर्ल्ड। सो ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की एक क्वालिटी है कि दैट वो फिजिकल वर्ल्ड से कभी कभी शिफ्ट करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चला जाता है। सो टू द कुकू वी नो दैट दिस इज अ बर्ड दैट कम्स इन विच सीजन? शाबाश, दिस इज अ वेरी स्पेशल बर्ड दैट कम्स इन विच सीजन? दैट कम्स इन दैट कम्स इन विच सीजन? Yeah, that comes in actually spring season. That is why here it is been praised and is called as worth of spring. So let me go to that the text of the poem so that we can understand it. So I am going now. So this is the text. और सभी के पास टेक्स्ट बुक तो होनी चाहिए। अब अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखोगे। नाउ starting the poem that Wordsworth is composing. Now look one thing to the cuckoo. To the cuckoo stands for this poem is written for the bird who is called as cuckoo. Cuckoo. And when this poem begins, it begins with O. O, capital O. Now जब भी एक poet जब भी एक पोइट ओ लेटर यूज करता है किसमें, जब भी एक पोइट ओ लेटर यूज करेगा, सिंपल एक ही लेटर, इट इज एक्चुअली अ लेटर ओ लेटर, एंड वेन एवर वी आर राइटिंग ओ लेटर इट इज ऑलवेज कैपिटल, जस्ट लाइक इट इज हियर कैपिटल। ओ लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड व्हेन इट कम्स सिंगल इन अ पॉइंट। सो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस टेक्निक को कहते हैं एपस्ट्रॉफी। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? एपस्ट्रॉफी कहते हैं। और एपस्ट्रॉफी टेक्निक कब एक पॉइंट यूज करता है? जब वो किसी ऐसे क्रिएचर को कॉल आउट करता है जो इसके सामने प्रेजेंट नहीं होता है, एनोनिमस होता है, whether that person or that bird or that creature is real or virtual. But whenever a poet calls upon a bird or any other animal or human being who is not literary or realistically present in that genre, so we called that as apostrophe. So यहाँ पे भी इस bird को call out किया जाता है जो actually presently उसके सामने नहीं होता है। That is how technique of apostrophe is used in the very beginning and striking word of the poem. So calling it as blith, newcomer, I have heard. So when the poem begins, it begins with praises to whom? It begins with praises to this bird, calling this bird as blith. Turn your page, you will see the meaning of bliss. And then calling this bird as newcomer. Newcomer, why this is called as bliss, grace, elegance of spring season, and why it is calling as newcomer. The reason behind this is that it is called as newcomer because it comes in which season? It comes in spring season. इट कम्स इन स्प्रिंग सीजन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डैट जो इंग्लैंड का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा मैच किसके साथ करता है? कश्मीर के वेदर के साथ मैच करता है। एंड दे हैव द सेम डैट कंडीशंस। वो भी विंटर के सीजन में अंदर ही रहता है जस्ट लाइक वी पीपल। सो देन व्हेन विंटर एंड सो आफ्टर दैट व्हेन कम्स द spring season, this bird again comes. That is why it is called as newcomer, because you are not going to find this bird in which season? In winter season। saying that I have heard, देखिए इस पोइम में जो टेंस यूज किया गया है ना, आई हैव हर्ड, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट
इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस पोइम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्यों यूज किया गया है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम इसको एक सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपने रिसेंटली कोई काम किया हो। जब आपने रिसेंटली कोई काम किया हो, कोई चीज देखी हो, कोई चीज किया हो, सो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब यहाँ पे हैव इसलिए यूज किया गया, हैव हर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसीलिए यूज किया गया बिकॉज पोइट बिलीव्स कि दैट मैंने इन चीजों को रिसेंटली, मैंने इस न्यू कमर को रिसेंटली देखा है। और जब आप कोई चीज रिसेंटली देखते हो तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। Now I heard thee. Thee means you. You know that this is an old English, even in biblical language. जो बाइबल की लैंग्वेज है वहाँ पे यही लैंग्वेज यूज की गई है। वहाँ पे गॉड के लिए दी, दाउ, दाई, दाइन, तो ये लैंग्वेज यूज की गई है। और यहाँ पे भी वर्ड जो यूज किया गया है, दी यूज किया गया है। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि डैड यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बिलीव करता है कि डैड ये जो बर्ड है ना, इट इज अ होली बर्ड, इट इज अ होली बर्ड, देन कॉलिंग इट एज आई हर्ड दी, मैंने आपको अभी अभी सुना, एंड रिजॉइस, और आपकी आवाज की वजह से आई फील रिजॉइस, आई फील जॉयस, इन अदर वर्ड्स आई फील वेरी मच जोकेंड, आई फील वेरी मच जॉयस व्हेन आई हैव हर्ड योर वॉइस। Then again saying, oh cuckoo. Now, many times you are going to see that this cuckoo word is repeated in a poem. So you know that when a word gets repeated in a poem, we call it as a repetition. Repetition. So again here repetition is used. इस ओ को एक बार रिपीट किया गया, यहाँ भी रिपीट किया गया, आगे भी रिपीट किया जाएगा। सो ये भी एपस्ट्रॉफी भी रिपीट हुआ है। और कुकू बर्ड जो है इसका नाम भी बार बार रिपीट हुआ है। जब भी रिपीटिशन का यूज़ किया जाता है तो ये इसीलिए यूज़ किया जाता है कि पोइट को किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालना होता है। देन कॉलिंग दिस बर्ड एज, शैल आई कॉल दी ए बर्ड, क्या मैं आपको एक बर्ड बोलूं? इन अदर वर्ड्स वर्ड्सवर्थ इज प्रेजिंग दिस बर्ड, सेइंग दैट शैल आई कॉल दी ए बर्ड, क्या मैं आपको एक बर्ड बोलूं? बिकॉज फॉर वर्ड्सवर्थ this is not simply a bird, this is something beyond the bird. That is why Wordsworth is saying, shall I call thee a bird? क्या मैं आपको bird बोलूं? Or but a wandering voice. Wandering voice stands for a voice that wanders here and there, that butters here and there, that moves from one area to another area. Sir, unmute कीजिए. Wait, sorry. Sorry. So, poet is okay, okay, I understand. So, अगेन पोइट इज सेइंग, ओ कुकू शैल आई कॉल दी ए बर्ड, क्या मैं आपको एक बर्ड बोलूं? दिस इज यू व्हेन यू आर सेइंग समबडी, आप इंसान ही नहीं हो। You know that you are beyond that. Whenever you are praising a person, at that time you are using different language. Just like poet is here saying, shall I call thee a bird? In other words, he wants to say this bird that I can't call you as a bird, as an ordinary type of bird, or but a wandering voice. Or am I going to call you as a wandering voice? Wandering voice is a voice that wanders, that butters, that moves from one area to another area. याद रखिए, जो भी हम चीज देखते हैं ना, जो हमारी आंखों के सामने, गॉड इज पोटेंट, पावरफुल, हैविंग माइट, हैविंग चार्म, और इफेक्ट हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भी चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं होती है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो ही अभी फ़ोन की इम्पोर्टेंस पहले कितनी थी, बट जो ही हमारे पास फ़ोन आया, फ़ोन लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। So same is the case of bird also. Bird is a kind of mystery for the poet. And when this bird is a kind of mystery for the poet, so consequently इसकी importance poet के सामने बहुत ज़्यादा है। पोइट यही प्रेजेंट करना चाहता है कि दैट ये जो बर्ड है ना, ये ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है। दिस बर्ड इज ए काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ creature, or it is a kind of divinely type of figure. It is not a human figure, it is not a figure that lives on the earth, it is such a figure that is divine. Now look, let we go to next stanza। और आप इस वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की राइम स्कीम भी होती है जो आप खुद निकाल सकते हैं। नाउ while I am lying
on the grass. You know that poet is continuously, you can put it like this. 1 minute, 1 minute. So poet is saying that look, he's now presenting the scene, and in this scene he's going to create an image. He will create an image. So keep one thing in your mind, that in the whole poem, which literary device dominates, it is image as a literary device that dominates. Now poet is lying on a grass. Currently he's a mature type of person who is on a grass. Then what happens at that time? Thy twofold shouts. Shout I hear. So अचानक से इस कुकू बर्ड की टू फोल्ड, दो बार जो ये बर्ड है ना, इट इज टू टाइम्स, टू फोल्ड, इट इज प्रोवाइडिंग, इट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइम्स द साउंड of cuckoo. And poet is saying I am hearing, and this sound actually passes from hill to hill, it seems to pass. ऐसा लग रहा है ना कि डैड, पोइट को लग रहा है कि डैड ये साउंड जो है ना, जैसे ये गूंजती हुई, हिल्स को टकराती हुई, इट वंडर्स, इट बटर्स, इट लिंगर्स हियर एंड देयर, एट वंस फार ऑफ, चाहे कोई चीज़ क्यों ना फार ऑफ हो, क्यों ना बहुत दूर हो, या कोई चीज़ क्यों ना कितनी भी नियर हो, दिस वॉइस हैज़ अ ग्रेट penetration power. It is because of this penetration power, penetrating power, that poet feels that this bird is totally different than other type of creatures. So hope यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है वो बोलेगा, यहाँ पे वो टेक्स्ट करके बोलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है.